द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं वह टॉपिक है आज का उपवाक्य। उपवाक्य जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया वाक्य के विषय में। तो वाक्य में मैंने आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर 3 भेद, उन 3 भेदों में सरल वाक्य, सरल वाक्य की परिभाषा, सरल वाक्य को पहचानने का तरीका, सरल वाक्य के एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने आपको बताए थे, पढ़ाए थे। उसके बाद फिर मैंने संयुक्त वाक्य को पढ़ाया, संयुक्त वाक्य की परिभाषा, संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल, संयुक्त वाक्य पहचानने की ट्रिक, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाया मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य में मिश्रित वाक्य की परिभाषा, मिश्रित वाक्य के जो अंग हैं उन्हीं अंगों में या उन्हीं पार्टों में बात आई थी कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो उन्हीं प्रधान उपवाक्यों को और आश्रित उपवाक्यों को समझने के लिए हमें उपवाक्य टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है या हमें यह टॉपिक सीखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह जो उपवाक्य है ये हम कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो उपवाक्य है इसी को जो लोग अंग्रेजी जानते होंगे उसी को क्लाज कहा जाता है। हम हिंदी में उपवाक्य कह रहे हैं, वही आप अंग्रेजी ग्रामर में जाएंगे तो उसको क्लाज कहा जाता है। तो बहुत से बच्चों को क्लाज की वजह से चीज़ें समझ में आ सकती हैं, जिनको हिंदी में उपवाक्य कम समझ आता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे, फिर उसके सेंस में आप समझ पाएंगे। तो देखिए उपवाक्य कहते किसे हैं, पहले से हमें समझने की आवश्यकता है। जब किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है। क्या कर रहे हैं, जैसे कोई वाक्य है और वह वाक्य मिश्रित वाक्य है तो मिश्रित वाक्य में कई समापिका क्रियाएं होंगी, मतलब उसमें कई छोटे छोटे वाक्य जुड़े रहते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब अगर वो समापिका क्रियाओं के द्वारा जुड़े होंगे तब हम उन्हें उपवाक्यों में डिवाइड कर देते हैं। तो उन्हें हम सबको उपवाक्य 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 कहते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। तो उस वाक्य में जितने भी समापिका क्रियाएं होंगी, जुड़ी हुई क्रियाएं होंगी, लगी हुई क्रियाएं होंगी, उतने ही उपवाक्यों का गठन होता है, उतने ही उपवाक्य बनते हैं। आगे देखिए महत्वपूर्ण बात है, करेक्ट, इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान वाक्य कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जो भी उपवाक्य होंगे उन उपवाक्यों में कोई एक वाक्य जो होगा वो मुख्य होगा, वो प्रधान होगा। तो करें कि इन उपवाक्यों में से वाक्य का केंद्र होता है, जो वाक्य का केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य कहते हैं। तो जैसे ही हम मुख्य वाक्य को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जो भी बचेगा सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शेष जो बचेंगे क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें आपने भी देखा कि एक प्रधान वाक्य होगा या प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। तो हम आपको प्रधान के विषय में नहीं बताने जा रहे हैं, हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह बताने जा रहे हैं आश्रित उपवाक्य के विषय में। और जब आप आश्रित उपवाक्य समझ जाएंगे
तो प्रधान उपवाक्य अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में जो मतलब वाक्य हैं, वाक्य के सिर्फ दो पार्ट हैं, एक होगा प्रधान वाक्य, दूसरा होगा आश्रित वाक्य। तो जब हम आश्रित वाक्य को पहचान जाएंगे तो प्रधान वाक्य अपने आप जो बचेगा प्रधान वाक्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके तीन भेद हैं, 3 टाइप्स। आश्रित उपवाक्य कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार हैं। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आइए देखते हैं, पहला है क्या है? संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य कहते किसे हैं, उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे आपको उसके विषय में बताया जा रहा है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त हों उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित वाक्य होगा, आश्रित वाक्य वह जो मेन वाक्य होगा, जो प्रधान वाक्य होगा, प्रधान वाक्य की जो क्रिया होगी, प्रधान वाक्य की जो क्या है क्रिया होगी, उस क्रिया के कर्ता के रूप में अथवा कर्म के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करेगा? कर्ता के रूप में या फिर कर्म के रूप में। जो प्रधान वाक्य होगा, प्रधान वाक्य की जो क्रिया होगी, उस क्रिया का चाहे कर्ता बनेगा वो, चाहे कर्म बनेगा। तो इस प्रकार से जो संज्ञा उपवाक्य होता है उसका डेफिनेशन हो गया। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम समझते हैं कि कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे। कहा गया भारत ने कहा कि, भारत ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। भारत ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए गए और इन दोनों एग्जाम्पलों में आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो उपवाक्य है, इसमें जो भी उपवाक्य, भी मैं आपको उपवाक्य नहीं बता रहा हूं कौन है, लेकिन जो भी उपवाक्य है वह संज्ञा उपवाक्य है। और फिर आपको पहचानने के लिए ट्रिक बताई जा रही है कि संज्ञा उपवाक्य जो होगा वह की से शुरू होता है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, किससे शुरू होता है? की से, का पर छोटी की मात्रा, की से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, ट्रिक के अकॉर्डिंग चलें, तो ट्रिक करा है कि जो संज्ञा उपवाक्य होगा वह की से, उसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही? की से हो रही है। उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? की से हो रही है। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को अब इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत ने कहा, भारत ने कहा कि, अब देखिए कि यहाँ पर है, भारत ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। हम क्या नहीं चाहते? हम लड़ाई नहीं चाहते। अब देखिए ट्रिक क्या कर रहा है कि जो संज्ञा उपवाक्य होगा उसकी शुरुआत की से होगी। तो की से शुरू हो रहा है, आगे क्या है? कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यह क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक संज्ञा उपवाक्य हो गया। तो बताइए प्रधान वाक्य क्या होगा? इस सेंटेंस में प्रधान वाक्य क्या होगा? तब जो अंडरलाइन नहीं हुआ है वो प्रधान वाक्य हो गया। तो क्या अंडरलाइन नहीं हुआ है? भारत ने कहा, भारत ने कहा, यह अंडरलाइन नहीं हुआ है और यह की के पहले का पार्ट है। किसके पहले का पार्ट है? की के पहले का पार्ट है। हमें की के पहले के पार्ट के विषय में अभी मतलब कि नहीं डिसाइड करना है, हमें किसे डिसाइड करना है? की के बाद वाले। तो की के बाद वाला जो है वह संज्ञा उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य। तो अब हम जब यहाँ तक डिसाइड कर लिए तो अब जो बचा हुआ है वही प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है।
अब फिर देखिए, हम इस ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं, तो ट्रिक कहता है कि जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उनकी शुरुआत की से होती है। तो देखिए, मैं जानता हूँ कि हमको यहाँ मिल गया। अब की के बाद जो आ रहा है वह बहुत ईमानदार है। वह क्या है? बहुत ईमानदार है। तो वह बहुत ईमानदार है क्या बन गया? संज्ञा उपवाक्य बन गया। क्या बन गया? संज्ञा उपवाक्य बन गया। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि यह आश्रित उपवाक्य बन गया। क्या बन गया? आश्रित उपवाक्य। अब बताइए, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ क्या होगा? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो जो बचा हुआ है वो प्रधान वाक्य हो गया। जिसको हमने डिसाइड किया वो आश्रित उपवाक्य हो गया। जिसको हमने डिसाइड नहीं किया वो प्रधान उपवाक्य हो गया। अब देखिए, अगर हमको यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो अब देखिए परिभाषा क्या कह रहा था। थोड़ा परिभाषा को फिर से देखते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में अथवा कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो देखिए, प्रधान वाक्य क्या है? यहाँ पे प्रधान वाक्य क्या हो गया? भारत ने कहा। किसने कहा? भारत ने कहा। ये क्या हो गया? प्रधान वाक्य हो गया। भारत ने कहा, प्रधान वाक्य हो गया। अब देखिए, कहना क्या है? क्रिया है। कहना, बोलना, लिखना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो यह देखिए, यह जो क्रिया है, इस क्रिया के कर्म के रूप में क्या है? हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते हैं। तो यह जो वाक्य आया हुआ है, यह वाक्य इस क्रिया के कर्म के रूप में आया हुआ है। किसके रूप में आया हुआ है? भारत ने कहा। भारत ने कहा। कहना जो क्रिया है, उस क्रिया के कर्म के रूप में यह आया हुआ है कि हम लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते, या हम किसी से लड़ाई करना नहीं चाहते। ओके। अब देखिए, ऐसे यहाँ पर है, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ आपका क्या बन गया? प्रधान वाक्य बन गया। अब की जो है, यह जानना क्या है? जानना क्या है? क्रिया है। उस क्रिया के कर्म के रूप में आ रहा है, वह बहुत ईमानदार है। वह क्या है? बहुत ईमानदार है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से संज्ञा उपवाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य क्या होगा, आश्रित उपवाक्य क्या होगा, आश्रित उपवाक्य में हम संज्ञा उपवाक्य कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। दूसरा क्या है? दूसरा है विशेषण उपवाक्य। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। विशेषण उपवाक्य कहता क्या है? कह रहे हैं, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। एक बार फिर से, जैसे आपने विशेषण की परिभाषा सुनी होगी, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ हम विशेषण उपवाक्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उपवाक्य को जोड़ना है। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताए, तो जैसे विशेषण की परिभाषा होती है वैसे ही विशेषण उपवाक्य की परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे आश्रित उपवाक्य और प्रधान वाक्य जोड़ना है। तो जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसको पहचानने का तरीका। कोई हमें वाक्य दिया गया रहेगा तो हम उस वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि सरल है, कि संयुक्त है, कि मिश्रित है। नंबर 1 पॉइंट।
नंबर 2 पॉइंट, हम उसमें जो वाक्य होगा उस वाक्य को कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा पद प्रधान पद है या कौन सा वाक्य प्रधान वाक्य है और कौन सा वाक्य आश्रित वाक्य है, कौन सा वाक्य आश्रित वाक्य है और कौन सा वाक्य प्रधान वाक्य है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो आश्रित उपवाक्य है वह आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य का इंडिकेशन कर रहा है या विशेषण उपवाक्य को इंडिकेट कर रहा है या क्रिया विशेषण उपवाक्य को इंडिकेट कर रहा है। तो सब की मतलब जितने भी सवाल बन रहे हैं सभी का जवाब एक ही है। एक बार आपने समझ लिया तो तीनों सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब देखिए पहचान क्या है, कह रहे हैं कि विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ, जो विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो, इसको अंडरलाइन करेंगे, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो या उसी के किसी अन्य रूप जो होगा या जो का सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में कौन आएगा, जिसने, जिसे, जिन, जिससे, जिनको, जिनके, जिसको। तो कह रहे हैं कि विशेषण उपवाक्य का जो बिगनिंग होगा उसकी जो स्टार्टिंग होगी वह जो शब्द से होगी। अगर मान ली जो से नहीं हो रहा है तो जो के स्थान पर जैसे हमको आवश्यकता होगी उसके स्थान पर हम जिसने लगाया होगा या क्वेश्चन में जिसने लगा होगा या फिर जिसे लगा होगा या फिर जिन लगा होगा या फिर जिससे लगा होगा या फिर जिनको लगा होगा या फिर जिनके लगा होगा या फिर जिसको लगा होगा। तो अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जिसने, जिनको, जिसको, जिस, इतना जो है इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जिसने शब्द में पहला वर्ण क्या है, जी, ज पर छोटे ई की मात्रा। फिर देखिए जिसे का पहला वर्ण क्या है, जी। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं क्या, यहाँ जी यहाँ जी। अब देखिए तीसरा, तीसरे में भी क्या है, तीसरा भी जी, जिसे, जिन, जिसे, जिसने। तो जितने भी सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं जो के स्थान पर आप देखिए सब में जी से शुरू हो रहा है, जी, 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 जी। तो आप देखो सब की शुरुआत जी से हो रही है, सब जी से शुरू हो रहे हैं। तो आपको दो चीज़ें सिर्फ याद करनी है, या तो पहला, या तो जोड़ने वाला जो शब्द होगा जो होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो के स्थान पर अगर कोई शब्द आया होगा तो वह जी से शुरू हो रहा होगा। अब जी से शब्द बना सकते नहीं बना सकते हैं, जिसने, जिसको, जिस। तो ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। दिमाग में सिर्फ दो बातें रखनी हैं, जो और जी, जो और जी। अगर ऐसे शब्दों से कोई वाक्य बना होगा तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर कि वह आश्रित उपवाक्य होगा, जहाँ से जो जी लगा होगा वहाँ से आश्रित उपवाक्य शुरू हो जाएगा। नंबर 3, आश्रित उपवाक्य में कौन सा भेद रहेगा, वो विशेषण उपवाक्य बनेगा। कौन सा बनेगा, वो विशेषण उपवाक्य बनेगा। तो आपने एक चीज़ें पढ़ी, आपको 3 जवाब मिल रहे हैं। मतलब एक क्लास अगर अच्छे समझ लिया आपने तो पूरा आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पूरा कंप्लीट हो जा रहा है आपका। लेकिन इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो देखिए हमको उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो जो और जी, यही दिमाग में रखना है। जी का मतलब समझ रहे हैं कि जी का मतलब सिर्फ जी नहीं, जिसने, जिसे, जिन, जिससे, जिनको, जिनके, जिसको, और जो आप शब्द बना सकते हो बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब चलिए चलते हैं इसको पहचानने के लिए। कहा जा रहा है यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो ए मिला आपको, इसमें मैंने बताया था ज पर छोटी की मात्रा, मिला कि नहीं मिला, बोलिए, मिला। तो यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो हमने इससे पकड़ लिया, पहला पॉइंट क्या पकड़ लिया कि यह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य है। जिसने से मैंने पकड़ा,
जिसने से मैंने पकड़ा कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। फिर दूसरा सवाल इसी में पूछा जा रहा है कि इसमें आप बताइए कि प्रधान वाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। तो जहां जिसने से जो शब्द शुरू हो रहा है वो आपका उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य। तो जिसने कल चोरी की थी यह आश्रित उपवाक्य हो गया। तो बताइए प्रधान क्या होगा, प्रधान क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्रधान हो गया यह वही आदमी है, यह वही आदमी है, ये प्रधान हो गया। और जिसने कल चोरी की थी ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। तो दो जवाब मिले कि नहीं मिले। अब तीसरा कि यह वही आदमी है, मान लीजिए इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। अब मैंने इसको क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वाक्य या जो अंडरलाइन वाक्य है वह कैसा वाक्य है या कैसा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यहाँ पे पकड़ना आसान है, एग्जाम में तो ऐसा लिख नहीं देगा विशेषण के अंतर्गत, संज्ञा के अंतर्गत या क्रिया विशेषण के अंतर्गत, वो तो एकदम फ्री रहेगा। तो कैसे पहचानेंगे, फिर वही चीज़, अगर जिसने से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। जिसने से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। तो एक चीज से आपकी तीनों बातें सॉल्व हो गई। अगला एग्जांपल देखते हैं, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो पहला पॉइंट कि हमने इसको याद कर रखा है, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो से होता है या फिर जिसने, जिसे, जिसको, जिससे, जो भी कहिए। तो कहाँ शुरू हो रहा है, जो यहाँ मिल गया हमको, जो यहाँ मिल गया। अब बताइए, हमने जो मिल गया तो डिसाइड कर लिया कि कौन सा वाक्य है, सरल है कि संयुक्त है कि मिश्रित है। मैंने डिसाइड कर लिया कि ए मिश्रित वाक्य है, एक जवाब मिल गया। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए कि यह जो वाक्य है, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य कहाँ पर है या इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य कहाँ पर है। तो यही जो है हमको बता रहा है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, यहाँ शुरू हो रहा है ना, जो मेहनत करता है। तो जो मेहनत करता है ये क्या हो गया हमारा, ये किसका एग्जाम्पल दिया गया था, किसका पहचान बताया गया है, विशेषण उपवाक्य का। तो जो मेहनत करता है ये प्रधान वाक्य हो, सॉरी आश्रित वाक्य हो गया। जो मेहनत करता है वो क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। अब जो बच रहा है, उसे अवश्य सफलता मिलती है, उसे अवश्य सफलता मिलती है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रधान वाक्य। तो ये जो जहां भी आएगा हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा नहीं कि आगे आ रहा पीछे आ रहा है, इसकी स्पेस वैल्यू नहीं है। मीन्स ये जहां आएगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो पहला वाक्य है वो प्रधान होगा, जो पीछे आएगा वो आश्रित होगा, ऐसे हम नहीं डिसाइड करेंगे, बल्कि यह जो जिसके साथ लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। जो आगे आ गया तो यह वाक्य हमारा क्या हो गया, आश्रित वाक्य हो गया। क्या हो गया, आश्रित हो गया। और जब यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पर देखिए जिसने यहाँ पर आया था तो हम यहाँ से इसको डिसाइड कर रहे थे। तो आगे आएगा तो आगे से डिसाइड करेंगे, पीछे आएगा तो पीछे से डिसाइड करेंगे। जहाँ पे आएगा जो, जिसने, जिसको, हम उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो अब बताइए, जो मेहनत करता है ये आपका आश्रित हो गया, तो प्रधान क्या हुआ, उसे अवश्य सफलता मिलती है। अब आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य को दे करके आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेहनत करता है वह किस प्रकार का उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो फिर अगर जो से शुरू हो रहा है तो जो शुरू होता है किससे, विशेषण उपवाक्य के लिए। तो हम इसके द्वारा डिसाइड कर पा रहे हैं कि यह जो है
जो मेहनत करता है, यह विशेषण उपवाक्य है। क्या है? विशेषण उपवाक्य है। ओके, नाउ थर्ड, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन कह रहा है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण आप जानते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सेम वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ बात वाक्य की हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो आश्रित उपवाक्य रहेगा, वो क्या काम करेगा? जो प्रधान वाक्य होगा उस प्रधान वाक्य की जो क्या होगी? क्रिया होगी, उसी क्रिया की विशेषता बताएगा। तो ये डिफिनीशन हो गया। अब फिर देखिए, आपको कुछ हिंट दिया जा रहा है। हिंट में क्या कहा जा रहा है? ए प्रायः काल का मतलब टाइम। ए प्रायः मतलब सामान्यतः क्या करते हैं? काल टाइम के विषय में, स्थान जगह के विषय में, रीति परंपरा के विषय में, परिमाण कोई वजन, कोई क्वांटिटी मात्रा के विषय में, कारण किसी कार्य के होने के कारण के विषय में। तो ये 5 चीज़ें, काल मतलब टाइम, स्थान, रीत, परिमाण, कारण, इस प्रकार के चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाते हैं, बताते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जब वर्षा हो रही थी तब मैं अपने कमरे में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं अपने कमरे में था। तो जब वर्षा हो रही थी तब मैं अपने कमरे में था, तो क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है? जब वर्षा हो रही थी तब मैं अपने कमरे में था। तो अब देखिए, जब वर्षा, ये जब किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है ना भाई, कोई टाइम होगा उसी की बात कर रहा है। जब वर्षा होगी तब मतलब जिस समय वर्षा होगी, जब का मतलब किसके लिए आया है? जिस समय वर्षा हो रही थी, जिस समय वर्षा हो रही थी उस समय मैं अपने कमरे में था। तो देखिए, इस प्रकार से कहीं न कहीं ये 2 कंजक्शन साथ में आएंगे, समय को दिखाने के लिए, समय को बताने के लिए। तो देखिए, मैंने कहा काल को इंडिकेट करते हैं, तो इसको आप समझिए। आप, जब वर्षा हो रही थी तब मैं अपने कमरे में था। तो ऐसे ये योजक चिन्ह जो होंगे 2 के साथ आ सकते हैं, 2 के साथ आ सकते हैं, और किसको इंडिकेट करेंगे? टाइम को इंडिकेट करेंगे। अथवा क्या हो सकता है? स्थान को हो सकता है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अगर ये काल का नहीं होगा तो क्या होगा? स्थान का होगा। अब देखिए, जैसे स्थान के लिए मैं एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं एग्जाम्पल आपको बोल दे रहा हूँ। स्थान के लिए, स्थान का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है या बताया जा रहा है कि वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है, वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ बहुत धूप है। वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ बहुत धूप है। तो जहाँ खड़ा है वहाँ बहुत धूप है, तो जहाँ खड़ा है वहाँ बहुत धूप है। तो जहाँ वहाँ आ रहा है, 2 शब्द आ रहे हैं, जहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ। और ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? स्थान के लिए। जहाँ वहाँ किसके लिए यूज हो रहे हैं? स्थान के लिए यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, एक मैंने एग्जाम्पल काल का दिया, दूसरा किसका दिया? रीत, स्थान का दिया। तीसरा देखिए, रीत का एग्जाम्पल। तीसरा किसका है? रीत का एग्जाम्पल है।
रीत में कर रहे हैं, बच्चे वैसे करते हैं, बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है, बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। तो जो हम करेंगे उसी रीत का पालन बच्चे करेंगे, जैसा व्यवहार हमारा होगा वैसा व्यवहार हमारे बच्चों का होगा। तो ये रीत परंपरा की बात कर रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको वाक्य मिलेगा तो हम वहां पे बता सकते हैं कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 3 हो गए। चौथा है परिमाण। परिमाण का क्या बताया मैंने आपको? परिमाण का मतलब कोई वजन, कोई क्वांटिटी, कोई मात्रा। तो एग्जाम्पल देखते हैं परिमाण के लिए। कह रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये बढ़ना कोई मात्रा होगी ना, किसी भी मेजर पे हम करें उसको, उसका कोई मेजरमेंट हो, हम उसको फ़ारेनहाइट में मापें, सेल्सियस मापें, मतलब मापने का कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई न कोई मात्रा होगी ना, कोई न कोई इसका मतलब कोई न कोई क्वांटिटी होगी। तो अगर इस प्रकार से अगर आपको किसी क्वांटिटी की बात की जा रही है तो वहाँ पर क्या होगा? परिमाण। तो फिर वह किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? कारण। 5वां जो लास्ट है वो क्या है? कारण। तो कारण का जो एग्जाम्पल है देखिएगा, कह रहे हैं वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ला सके। वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ला सके। तो बताइए वह मेहनत क्यों करेगा? अच्छे अंक लाने के लिए। तो कोई न कोई कारण है ना उसकी मेहनत करने का। जैसे मैं कहूँ कि जब आप हमें फीस दोगे तब मैं पढ़ाऊँगा, जब आप हमें फीस देंगे तब मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर सपोज कीजिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्या कारण होगा, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या कारण होगा? पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब आपने फीस दिया होगा, नहीं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या है? आपने फीस नहीं दिया होगा। तो कहीं न कहीं इसमें कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस प्रकार से अगर चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में कौन सा भाग प्रधान वाक्य है या प्रधान उपवाक्य है, कौन सा भाग आश्रित उपवाक्य है, और फिर अगर वह आश्रित उपवाक्य है तो आश्रित उपवाक्य में किस प्रकार का है? संज्ञा पद का उपवाक्य है कि विशेषण पद का उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण पद का उपवाक्य है? इन सभी चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो इस टॉपिक को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है या किसी प्रकार से आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक था वाक्य, यह टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा इन सभी टॉपिक को ले करके हम आपको एक रिवीजन टेस्ट जैसा, मतलब मैं आपके सामने लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लेकर के आऊँगा और हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बात से ज़रा भी फ़ायदा हो रहा हो, ज़रा भी आपको संतुष्टि हो रही हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।